माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने जन सुविधा एवं जन समस्या और अन्य समस्याओं के साथ कोविड रिस्पांस पर लाइव चर्चा करते हुए झरिया विधायक आदरणीय पूर्णिमा नीरज सिंह जी ने अपने क्षेत्र के कुछ मुख्य जनहित बातें सरकार के समक्ष रखा। पहला, SNMCH धनबाद में चल रहे ऑक्सीजन प्लांट के कार्य को जल्द पूर्ण करना ताकि हम बाहर के स्रोतों पर निर्भर न रहें। दूसरा, पोर्टल के माध्यम से बड़े बुकिंग में हो रही समस्याओं का जल्द निवारण करना। तीसरा, बनिया हीर हॉस्पिटल को चालू करने का आग्रह ताकि लोगों को बेहतर इलाज संभव हो सके। चौथा, जेलगोड़ा स्थित विशेषल हॉस्पिटल को ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बनाने की अपील। पांचवा, कोविड मरीजों की देखभाल के लिए डॉक्टरों को प्रत्येक अंतराल पर राउंड पर जाने का आग्रह। छठा, शहर के 1 से 2 हॉस्पिटल को सरकार चिन्हित करे जहां लोगों के अन्य बीमारियों का इलाज हो पाए। सातवां, हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स के परिवार का इंश्योरेंस का व्यवस्था किया जाए। आठवां, 14 मई से पूरे प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत हो रही है। वह सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों तक ही सीमित न रहे, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो आज भी अशिक्षित हैं एवं पैसे के अभाव के कारण मोबाइल फोन से वंचित है। उनका रजिस्ट्रेशन करा पाना असंभव है। सर? हाँ मैडम, आ रही है। हाँ, प्रणाम सर। हाँ मैम। पहले तो सभी उपस्थित माननीय सांसद, सभी विधायकगण और मंत्रीगणों को मेरा सादर नमस्कार है। सर, मैं पूरे धनबाद के और थोड़ा बहुत राज्य के उसमें भी बात करना चाहूंगी सर। सबसे पहले तो सर कि जो हमारा SNMCH है सर, जो मेडिकल कॉलेज है सर, वहां पर जो ऑक्सीजन प्लांट है सर वो पूर्ण नहीं हुआ, उसका कार्य, उसको अगर जल्दी से जल्दी पूर्ण कराया जाता तो सर वहां पर जो है जो डिपेंडेंसी है ऑक्सीजन की अभी भी बाहर के स्रोतों पे वो खत्म हो जाती। दूसरा है सर कि संजीवनी वाहन की जो जानकारी है उसकी उपलब्धता हो, सबके पास नहीं हो रही है सर। कार्यक्रम लॉन्च हो रहे हैं लेकिन उसकी जानकारी, उसका प्रचार प्रसार वैसे नहीं हो पा रहा है सर, और लोगों तक वो जानकारी पहुंच नहीं पा रही है सर। तो इसका प्रसारण जो है सर लगातार हो तो वो जानकारी लगातार लोगों तक पहुंचेगी। सर, एक चीज है कि बेड की उपलब्धता जो है सर उसकी जानकारी पोर्टल पे दी जाती है, और ये कंफ्यूजन पिछले 4-5 दिनों में आ रहा है कि पोर्टल पे उनको टोकन दे दिया जा रहा है पेशेंट्स को, वो अस्पताल पहुंच रहे हैं लेकिन वहां बताया जाता है कि आपको ये बेड नहीं मिल सकता क्योंकि यहाँ पर कोई और है ऑलरेडी। तो सर हो क्या रहा है कि जो पेशेंट अस्पताल में उपस्थित है उसे बेड दे दिया जा रहा है, और जिसे टोकन मिल रहा है वो बाद में वहां पहुंच रहा है तो उसे नहीं मिल पा रहा है। और चूंकि सर जो उपस्थित है इमरजेंसी केस होता है तो इस कंफ्यूजन को सर थोड़ा सा दूर करना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि सर बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं। कई बार लोग डॉक्टर्स को फोन करते हैं और लगातार आरोप प्रत्यारोप सर लगता रह रहा है, और इससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है सर काम करने में। सर, धनबाद में सर WHO की रिपोर्ट के हिसाब से ऐसे राज्य में ही है सर, लेकिन धनबाद में सर डॉक्टर्स की बहुत कमी है सर। 5 कोविड सेंटर्स में यहाँ पर सिर्फ 38 डॉक्टर सर काम कर रहे हैं, और सर लगभग 100 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ की भी कमी है। और सर टेक्नीशियन तो खैर पूरे राज्य में ही सर कम है, तो जहां हो सके वहां इसको जो है सर कराया जाए। एक जो समस्या है सर कि नई जगह जहां ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स बनाए जा रहे हैं सर, जैसे मैंने अपने क्षेत्र में एक जेलगोड़ा अस्पताल है जिसको BCCL संचालित करता है सर, वहां पर बात की तो वो लोग अब से तैयार तो है ऑक्सीजन बेड देने के लिए, लेकिन समस्या ये है कि सर वो कहते हैं कि हम रैट टेस्टिंग करेंगे, और रैट टेस्टिंग करने के बाद अगर उनका पॉजिटिव आता है तो हम उन्हें जो है फिर से सेंट्रल अस्पताल या SNMCH या ऐसी जगहों पे सदर अस्पताल भेज देंगे। तो सर अगर ऐसे केस में सर आजकल तो सर 20% रिपोर्ट ही नेगेटिव आ रहा है लोगों का, और ऑक्सीजन की जरूरत है सर तब भी वो कोविड पॉजिटिव हैं, तो ऐसे लोग ऐसी अस्पतालों में सुनिश्चित करना होगा कि उनको हटाया ना जाए सर वहां से। सर कॉन्सेंट्रेट। एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। DC साहब सुन रहे हैं? धनबाद DC हैं? हैं सर, बिल्कुल प्रेजेंट है सर। आप सुन रहे होंगे सभी VCs को सर, और इस विषय को जरा आप ध्यान रखें कि जो आज आपको पता है कि विदाउट कोविड टेस्ट भी लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट लिया जाना है। ये जरूरी नहीं है कि उनकी टेस्टिंग हो, ये ऑलरेडी पहले डायरेक्शन है। ऐसे लोग वापस ना जाएं, क्योंकि इलाज चाहे कोरोना का हो चाहे आम बीमारी का हो, लोग अस्पताल जाते हैं और उनकी जो जरूरत है तो हॉस्पिटल में अगर उनकी हॉस्पिटल के लायक वो पेशेंट है तो उनको एडमिट सुनिश्चित होना चाहिए। क्या मैं सर इसमें अपनी बात सर कुछ रख सकता हूँ सर?
सर वो जेलगोड़ा के बारे में माननीय विधायिका मैडम जो कह रही हैं, मेरी सर खुद इसमें सीएमडी साहब से मेरी बात हुई है और हमने सर उनको कहा है कि हमें 24 घंटे में सर वहां पे हम लोग ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड शुरू कर देंगे। उनसे सर आग्रह किया गया था कि वो अपना मैन पावर हमें दें और बीसीसीएल के सर सेंट्रल हॉस्पिटल में आज के दिन हम बिना किसी की रैट टेस्टिंग किए वहां पर एडमिशन ले रहे हैं। सेंट्रल हॉस्पिटल में सर जनरल और इमरजेंसी वार्ड के भी पेशेंट आ रहे हैं, वहां पर भी सिर्फ सिम्टम के आधार पर सर एडमिशन लिया जा रहा है। तो सर ये रैट वाली बात जस्ट मुझे अभी सर बीसी के माध्यम से पता चल रही है। हम लोगों को सर हम डिटेल इसकी समीक्षा कर लेते हैं सीएमडी साहब से और यदि वो सर मैन पावर हमें देने को तैयार है, उनके पास काफी मैन पावर सर रीजनल हॉस्पिटल में है, तो विद इन 24 आवर्स हम लोग वहां पे तैयार कर सकते हैं सर, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेट करेंगे, जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक आप लोग जी बिल्कुल सर, जरूर उनकी समस्याओं को सॉर्ट आउट करेंगे आप लोग। हाँ मैडम। हाँ सर। सर दूसरी चीज है कि सर एक शिकायत जो आ रही है सर, राज्य सरकार इतने सुंदर इतने अच्छे प्रयास कर रही है विशेष सर हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, लेकिन सर एक शिकायत जो सुनने में आ रही है कि सर जो इंश्योरेंस है जो उन्हें मिलना चाहिए सर, पिछले केसेस में भी सर लगभग 20 ऐसे डॉक्टर्स हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिनको इंश्योरेंस नहीं मिला है और सर आगे आने वाले समय में भी शायद यही कारण है कि सर लोग हिचकिचा रहे हैं, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है हिचकिचा रहे हैं काम करने से। तो सर प्रयास किया जाए कि सर अगर इंश्योरेंस जो है जिनकी कोविड से डेथ हुई है, जिन भी फ्रंटलाइन वर्कर्स की, उनके परिवार को जो है सर इंश्योरेंस मिल सके। एक कहते हैं सर कि डॉक्टर सर देखने नहीं जाते हैं अस्पतालों में, लगातार पेशेंट्स फोन करते हैं। बहुत सारे माननीय सांसद महोदयों ने और विधायकगणों ने इस बात को कहा है कि अटेंडेंस में नहीं जाते हैं सर देखने के लिए, 2-2, 3-3 दिन तक जो है मरीज पड़े रह रहे हैं। और ये मेरे पास लगातार दिन भर सर ऐसे फोन आता है और मुझे जब फोन करना पड़ता है तब देखने जाते हैं। तो कम से कम अपना राउंड जो है सर प्रशासन ये जो है सुनिश्चित कराए वहां मजिस्ट्रेट के उससे या किसी के भी इस तरह से कि भाई आप डॉक्टर्स अपने राउंड में जरूर जाएं वहां पर देखने के लिए, क्योंकि सर फिजिकल से ज्यादा पेशेंट मेंटल परेशान है सर। अभी उन्हें डर है सर, पैनिक स्ट्रिकन है। तो इस केस में कम से कम सिर्फ अगर डॉक्टर्स की उपस्थिति ही हो जाए तो इससे काफी जो है उनको सहारा मिलेगा। दूसरी बात है सर कि प्रखंड स्तर पर क्योंकि गांव तक जा रहा है, तो सर प्रखंड स्तर पर जो जांचें पहले हो रही थी और जिस तरीके से वैक्सीनेशन पहले हो रहा था, जो इसको हाल फिलहाल में वैक्सीन की कमी की वजह से रोक दिया गया है, तो मुझे लगता है कि सर जब 14 तारीख को आप इसका इनॉग्रेशन करते हैं और उसके बाद जब वो शुरू हो तो इसको प्रखंड स्तर पे भी किया जाए। वैक्सीनेशन में जो सबसे बड़ी समस्या वो है कि अभी जो केंद्र सरकार है उसने सिर्फ इतना कर रखा है केंद्र सरकार ने कि आप सिर्फ कोविन ऐप पर जब रजिस्टर करेंगे तभी आपका वैक्सीनेशन हो पाएगा 18 से 44 के लोगों का। लेकिन सर सच्चाई ये है कि कई ऐसे वर्ग हैं जिनके पास ना तो मोबाइल है ना वो एक्सेस कर सकते हैं इसको। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ। तो सर वो इसको कर नहीं सकते। तो पहले जो 45 प्लस का जो वैक्सीनेशन चल रहा था सर ऑन द स्पॉट का कि वो जाते थे, वेरीफाई होता था और करते थे, तो इसको भी जारी रखना चाहिए। प्लस मोबाइल जो है सर अलग अलग जगहों पे, जैसे सर अगर आप शहरिया क्षेत्र की बात करें तो सर वहाँ जैसे गुलगुलिया पट्टी है सर, बहुत गरीब जो है ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए नहीं है सर, फोन तो बहुत दूर की बात है सर, अशिक्षित हैं। तो ऐसी जगहों पे सर मोबाइल वैक्सीनेशन हो कि वहां पे जाएं, उनका जो वेरिफिकेशन हो टेक्नीशियन करें और फिर उनको जो है वैक्सीनेशन हो। क्योंकि सर कोविन के थ्रू तो सर अर्बन क्षेत्र में कर सकते हैं लेकिन ऐसे क्षेत्रों में सर पॉसिबल नहीं है। और अब सर नॉन कोविड जो है जो पेशेंट्स है उनकी बात सर कि हर जिले में कम से कम एक अस्पताल जो है उसको नॉन कोविड चिन्हित कर दिया जाए सर, क्योंकि डेली अब ऐसी हालत हो चुकी है सर कि जो अस्पताल चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, वहां पर इतना ज्यादा भार हो गया है कोविड का कि सर वो नॉन कोविड लोगों को लौटा दे रहे हैं। तो कम से कम अगर एक अस्पताल या 2 अस्पताल अगर नॉन कोविड चिन्हित हो जाता है तो सर उससे भी लोगों को बहुत राहत होगी। सर पेंशन और पीडीएस स्कीम्स को जो है उनकी जो है सुदृढ़ता अगर इसमें सुनिश्चित की जाए तो बहुत सारे लोगों को इससे फायदा होगा। और सर धनबाद जिले में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत मेजर इशू है सर, लोगों के घर में कॉन्सेंट्रेटर है, ऑक्सीजन है सर, लोग घर में है दिन भर और इतनी बिजली अभी कट रही है सर 7-8 घंटे 8-8 घंटे। तो इसको सर कम से कम ऊर्जा विभाग से सुनिश्चित करना होगा कि थोड़ा बहुत तो ठीक है सर, लेकिन लॉकडाउन के समय में अगर ऐसा करेंगे तो बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। अब सर एक आखिरी बात जो मैं अपने क्षेत्र की करना चाहती हूँ सर कि झरिया में सर पिछले 10 सालों से कह लीजिए सर कि यहाँ का जो CHC है सर, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है सर, वो 2009 में बनकर
तैयार हो गया था, लेकिन किसी कारणवश सर वहां केस हो गया, FIR हो गई और हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसको हैंडओवर नहीं लिया। तो सर एक मेक शिफ्ट जो है CHC चल रहा है सर, वो मेक शिफ्ट CHC सर बहुत छोटा है, वहां पे सर कुछ कार्य हो नहीं पाता है। और इसलिए सर मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, मैं पिछली बार 2 सत्रों से विधानसभा में इस प्रश्न को उठा भी चुकी हूँ और माननीय मंत्री महोदय ने मुझे आश्वासन भी दिया था, लेकिन सर इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है कि इस CHC को जो है सर अभी सुदृढ़ करके और अगर शुरुआत की जाए, क्योंकि सर यहाँ डॉक्टरों के रहने की भी व्यवस्था है, बड़ा अस्पताल है और बहुत बड़ी आबादी को सर इससे लाभ मिलेगा। और इसको हम सर, क्योंकि धनबाद में DMFT की कमी नहीं है सर, तो DMFT से इसको शुरू भी कर सकते हैं। तो मेरा सर आपसे एकदम सर निवेदन है कि अगर हमारा CHC जो है बनियाही में जो है अगर ये शुरू हो सके सर, बहुत सर अर्जेंसी नहीं है, लेकिन अगर इसको देखते हुए हम इसको सुदृढ़ कर सकें तो सर आने वाले समय में हमें इससे बहुत लाभ मिलेगा सर। जी सर मेरी बातों को सुनने के लिए बहुत थोड़ा शॉर्ट करें सर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।